हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और हॉरर लेजेंड सीरीज में आज आप देखने वाले हो 2009 में आई फ्राइडे द 13th। ये 1980 में आई ओरिजिनल मूवी का रीमेक है, लेकिन ये कोई आम रीमेक नहीं है। इस एक मूवी में आपको कई सारी फ्राइडे द 13 मूवीज का मजा मिलने वाला है। इस मूवी का किलर है जेसन, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हॉरर लेजेंड है और हॉरर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा किल्स जेसन के नाम पर ही हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्कस निस्पल ने, जिन्होंने इससे पहले एक और क्लासिक स्लैशर मूवी का रीमेक डायरेक्ट किया था और वो मूवी है 2003 में आई द टेक्सास चेनसो मैसेकर। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि मार्कस मूवीज को कैसा फील देते हैं। अगर नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। उनका डायरेक्शन वाकई तारीफ लायक है और क्लासिक्स को बिगाड़ने के बजाय वो उन्हें एक अलग टच देते हैं। ये फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइज की अभी तक की आखिरी फिल्म है। इसके बाद अभी तक कोई और पार्ट नहीं आया है और इसके पीछे क्या रीजंस हैं उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। और क्योंकि ये फ्राइडे द 13th मूवी है, इसलिए इसके साथ ना चाहते हुए भी ढेर सारे फैक्ट्स जुड़ जाते हैं और एंड में मैं आपको वो सारे फैक्ट्स भी बताऊंगा, जिससे ये मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लो, ताकि मैं फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस ला सकूं और उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 13 जून 1980 में और हमें कैंप क्रिस्टल लेक नाम की जगह दिखाई जाती है, जहां एक लड़की किसी से जान बचाकर भाग रही थी। वो एक औरत थी जो उसे मारना चाहती थी, लेकिन क्यों? इस औरत का नाम है पैमेला वूरहीस और ये जेसन की मॉम है। कैंप क्रिस्टल लेक में काउंसलर की लापरवाही की वजह से जेसन लेक में डूबकर मर गया था और उसी का बदला लेने के लिए पैमेला वहां आए लोगों का मर्डर कर देती है। पैमेला उसे मारने के लिए हथियार उठाती है, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की मशेटी घुमाकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। अपनी मॉम के मरने पर जेसन वापस आ जाता है और वहां से मैशेटे उठाकर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं 5 फ्रेंड्स को जो कि क्रिस्टल लेक एरिया में वीड की तलाश में आए थे। माइक, उसकी गर्लफ्रेंड विटनी, वेड, अमेंडा और रिची। रात बिताने के लिए वो वहीं पर कैंपिंग करने लगते हैं। वेड उन सबको वहाँ सालों पहले हुए मर्डर्स और जेसन के बारे में बताता है, लेकिन उनके हिसाब से वो सिर्फ एक कहानी थी। विटनी बहुत परेशान थी क्योंकि वो अपनी मॉम को अकेला छोड़कर आई थी और उसकी मॉम को कैंसर था। उसका मूड हल्का करने के लिए माइक उसे लेकर घूमने निकल जाता है। अमेंडा और रिची को प्राइवेसी देने के लिए वेड भी वहां से चला जाता है। थोड़ी दूरी पर ही उसे वीड प्लांट्स मिल जाते हैं जिनके लिए वो वहां आए थे, लेकिन वीड के अलावा वहां उसे कोई और भी मिलता है। वो जेसन था जो कि उसे मार देता है। उधर माइक और विटनी घूमते हुए कैंप क्रिस्टल लेक पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक पुराना कैबिन दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाते हैं और अंदर उन्हें बहुत ही पुराना सामान मिलता है। वहाँ माइक को एक लॉकेट मिलता है जिसमें पैमेला और जेसन की फोटो थी। इससे हमें पता चलता है कि वो जेसन का ही घर था और हैरानी वाली बात ये थी कि पैमेला की शक्ल विटनी से मिलती थी। उन्हें एक बच्चे का रूम मिलता है जिसमें बेड के ऊपर जेसन लिखा था। अब अचानक वेड की कहानी कुछ सेंस बनाने लगी थी। उधर टेंट में अमेंडा को बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो सोचते हैं कि शायद वेड उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। रिची बाहर चेक करने जाता है। वेड को ढूंढते हुए वो उन वीड प्लांट्स तक पहुंच जाता है जहां उसे वेड की लाइट पड़ी मिलती है। वहां पर वेड के ईयरफोन्स भी थे और एक ईयर भी, और बाकी की बॉडी भी उसे वहां मिल जाती है, जिसे देखकर वो वापस अपने कैंप की तरफ भागने लगता है। लेकिन कैंप भी अब सेफ नहीं था। कैंप पर पहुंचकर वो देखता है कि अमेंडा को एक स्लीपिंग बैग में बंद करके आग के ऊपर लटका रखा था। वो उसे बचाने जाता है, तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खुद को फ्री नहीं कर पाता और अमेंडा जलकर मर जाती है। उधर माइक और विटनी एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक श्राइन बनी हुई थी और उसके अंदर कुछ रखा था। माइक उसे बाहर निकालता है और देखता है कि वो किसी का सर था। वो पैमेला का सर था जिसे जेसन पूज रहा था। अचानक उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। माइक चेक करने जाता है कि दरवाजे के पीछे कौन है, तभी जेसन बेसमेंट में से फ्लोर में मैशेटे घुसाने लगता है। माइक पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में मैशेटे उसे कई बार लग जाती है। विटनी उसे बाथटब में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन फ्लोर तोड़कर उसे नीचे खींच लेता है। तब विटनी जल्दी से वहां से भाग जाती है, लेकिन जेसन उसका पीछा नहीं छोड़ता। विटनी वापस कैंप पर पहुंचकर देखती है कि अमेंडा मर चुकी थी, लेकिन रिची अभी भी जिंदा था। वो उसकी मदद करती है, लेकिन बियर ट्रैप खोलना उसके बस की बात नहीं थी। इतनी देर में जेसन भी वहां पहुंच जाता है। वो रिची के सर में मैशेटे मार कर उसे खत्म कर देता है। विटनी उससे बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जेसन उसकी तरफ भी मैशेटे घुमाता है और यहाँ में इस मूवी का टाइटल दिखाया जाता है।
अभी तक इंट्रो ही चल रहा था और इंट्रो में 2 मूवीज हो चुकी हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा 6 हफ्ते बाद और हम देखते हैं कुछ फ्रेंड्स को जो कि क्रिस्टल लेक एरिया में ही जा रहे थे। ट्रेंट, उसकी गर्लफ्रेंड जेना, चूई, लॉरेंस, नोलन, उसकी गर्लफ्रेंड चेल्सी और ब्री, वो सब ट्रेंट के समर हाउस में जा रहे थे जो कि लेक एरिया में ही था। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ हम देखते हैं क्ले को जो कि अपनी बहन को ढूंढ रहा था। पैम्फलेट देखकर हमें पता चलता है कि क्ले विटनी का ही भाई है और वो उसे ढूंढने के लिए उस एरिया में आया है। ट्रेंट उसे टोक देता है क्योंकि वो काफ़ी देर से काउंटर पर खड़ा था और इसलिए भी क्योंकि ट्रेंट एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का था। सारा सामान लेने के बाद वो सब अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और ट्रेंट के बंगले पर पहुंच जाते हैं। क्ले भी तलाश जारी रखता है और उसे मिलता है शेरिफ ब्रैक। विटनी का केस ब्रैक के पास ही था, लेकिन उसे विटनी का कोई पता नहीं चल पाया और उसने वो केस बंद कर दिया क्योंकि उस एरिया में लोगों का गायब होना आम बात थी। ब्रेक उसे कहता है कि शायद विटनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। तब क्ले कहता है कि वो ऐसी नहीं है, वो मॉम के फ्यूनरल पर भी नहीं आई और यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी मॉम भी मर चुकी है। क्ले आगे बढ़ता है और एक घर तक पहुँचता है। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि उसे सीधा ये बोल देती है कि उसकी बहन मर चुकी है। वो कहते हैं कि बाहर वाले बिना सोचे समझे यहाँ घूमते रहते हैं और मारे जाते हैं, हम सुकून से रहना चाहते हैं और वो भी से उसका मतलब जेसन से है। उसकी बातों को अनसुना करके क्ले आगे बढ़ता है और एक वेयर हाउस पर पहुंच जाता है। वो वहाँ के वर्कर से पूछताछ करता है लेकिन निराशा के अलावा उसे और कुछ नहीं मिलता। उधर वो सब ट्रेंट के घर में एंजॉय कर रहे थे। नोलन और चेल्सिया लेक में स्विमिंग के लिए जा रहे थे। ट्रेंट उन्हें अपनी कार दे देता है ताकि वो जाकर उसकी बोट में फ्यूल भर सके। इधर क्ले तलाश जारी रखता है और अगले घर तक पहुंचता है और वो घर था ट्रेंट का। वहाँ जेना उसे अंदर बुला लेती है लेकिन ट्रेंट उसकी बेइज्जती करके उसे बाहर निकाल देता है। क्ले अब लेक की दूसरी तरफ जा रहा था। उसकी मदद करने के लिए जेना भी उसके साथ जाती है। उधर वेयर हाउस में से उस वर्कर को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाता है, तभी जेसन पीछे से उसे पकड़ लेता है। हड़बड़ाहट में वो वर्कर उसके चेहरे से सैक हटा देता है। जेसन की शक्ल देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं और बची कुची सांस जेसन रोक देता है। वो अपनी सैक उठाकर पहनने लगता है, तभी उसे वहाँ एक हॉकी मास्क दिखाई देता है। वो उस मास्क को पहन लेता है और अपने शिकार पर आगे बढ़ता है। उधर क्ले और जेना लेक की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। वहाँ क्ले को एक जीपीएस मिलता है जो कि वेड का था। क्ले उसे अपने पास रख लेता है। इधर नोलन और चेल्सिया ट्रेंट की बोट तक पहुँच चुके थे। वो उसमें फ्यूल भर के वेक बोर्डिंग करने लगते हैं। बैलेंस बिगड़ने की वजह से चेल्सिया पानी में गिर जाती है और नोलन बोट घुमाकर उसकी तरफ लाने लगता है। तभी एक तीर सीधा नोलन के सर में आ लगता है जिससे वो मर जाता है, लेकिन बोट अभी भी चेल्सिया की तरफ बढ़ रही थी। बोट चेल्सिया के सर के ऊपर से चली जाती है जिससे उसके सर में चोट लग जाती है। तभी वो देखती है किनारे पर खड़े जेसन को जो कि बो को रखकर मशेटे निकाल लेता है। उससे बचने के लिए चेल्सिया जल्दी से ब्रिज के नीचे छुप जाती है। उसे ढूंढते हुए जेसन भी ब्रिज पर पहुंच जाता है। वो चुपचाप उसके वहां से जाने का वेट करती है। जेसन वहां से चला जाता है लेकिन चेल्सिया को मारने के बाद। उधर क्ले और जेना भी कैंप क्रिस्टल लेक पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें जेसन का घर मिलता है और वो उसके अंदर जाकर चेक करते हैं। अंदर उन्हें पुराने सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो वापस जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। वो जेसन था जो कि एक लाश को अपने कंधे पर रखकर ला रहा था। वो लाश को बिल्कुल उनके सामने लाकर गिरा देता है। जेसन को क्ले का बैग मिल जाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वहाँ कोई आया है। वो उन्हें ढूंढने लगता है लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तब वो उस लाश को और क्ले के बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं बाकियों को अलर्ट करने। भागते भागते उनका पैर एक रस्सी पर पड़ता है जिससे जेसन के घर के बेसमेंट में बेल्स बजती हैं और हम देखते हैं कि उस बेसमेंट के अंदर कई सारी टनल्स थी। तो जब भी कोई उस एरिया में आता था तो जेसन को ऐसे पता चलता था और टनल्स के नेटवर्क से वो बहुत जल्दी कहीं भी पहुंच जाता था। हम देखते हैं कि बेसमेंट में उसने विटनी को कैद कर रखा था और उसे ना मारने की वजह यही है कि उसका चेहरा उसकी मॉम से मिलता है। जेसन भी बेसमेंट में आता है और उस बैग को फेंक कर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विटनी वो बैग चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसका भाई उसे ढूंढने यहाँ आया है। उसे फाइनली होप दिखाई देती है। उसे वो जीपीएस मिलता है और वो उसे तोड़कर उसमें से एक पिन निकाल लेती है जिससे वो अपना लॉक खोलने की कोशिश करती है। ऊपर क्ले और जेना अभी भी वहीं भटक रहे थे और जेसन उन्हें देख लेता है। विटनी लॉक खोलकर खुद को आज़ाद कर लेती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो एक कमरे में पहुँचती है जहाँ सारी डेड बॉडीज पड़ी थी। लाशों के ऊपर से वो आगे बढ़ती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। उधर चूई से ट्रेंट के डैड की चेयर टूट जाती है।
ट्रेंट बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे चेयर फिक्स करने के लिए कहता है। टूल्स लेने च्यूई टूल शेड में जाता है और बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से वो वहीं पर रह जाता है। तभी क्ले और जेना वहां पहुंच जाते हैं और क्ले जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है। वहां उन्हें लॉरेंस के अलावा कोई नहीं मिलता क्योंकि ट्रेंट और ब्री ऊपर वाले रूम में थे और च्यूई टूल शेड में। जेना लॉरेंस को किलर के बारे में बताकर ट्रेंट के पास जाती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। च्यूई टूल शेड में बास्केटबॉल से खेल रहा था। तभी वहां जेसन पहुंच जाता है जो कि क्ले और जेना का पीछा करते हुए वहां तक आया था। वो च्यूई को मार देता है। विटनी भी भागते हुए उस घर तक पहुंच जाती है लेकिन जेसन बाहर से ही उसे पकड़कर वापस ले जाता है। अचानक उस घर की लाइट चली जाती है। तब ट्रेंट और ब्री नीचे आते हैं और क्ले को देखकर ट्रेंट उससे लड़ने लगता है। तभी लॉरेंस च्यूई को बचाने के लिए बाहर जाने लगता है। क्ले उसे समझाता है लेकिन वो कहता है कि वो बहुत फास्ट है इसलिए वो बच जाएगा। वो शेड में जाता है और वहां रखा फ्रीजर चेक करता है। फ्रीजर में उसे कुछ नहीं मिलता लेकिन अचानक च्यूई की लाश नीचे लटक जाती है और जेसन आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। जेसन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो सच में बहुत फास्ट था। वो उससे बचकर निकल जाता है। तब जेसन बाहर रखी हैचेट उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और वो सीधा उसकी कमर में घुस जाती है। उसकी चीख बाकी सब भी सुन लेते हैं लेकिन क्ले किसी को बाहर नहीं जाने देता क्योंकि जेसन लॉरेंस को बेट की तरह यूज कर रहा था। जब कोई उसे बचाने नहीं आता तो जेसन उसे मार देता है और उसकी चीख से उन्हें पता चल जाता है कि वो भी मर चुका है। ट्रेंट गन लेने के लिए अपने रूम में जाता है और ब्री भी उसके पीछे जाती है लेकिन उसे जेसन पकड़ लेता है और बिना कोई आवाज किए उसे मार देता है। शेरिफ भी वहां पहुंच जाता है और जेसन भी उसे आते हुए देख लेता है। शेरिफ दरवाजा नॉक करता है और जेना दरवाजा खोलने आती है लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही जेसन शेरिफ को भी मार देता है। डर के मारे वो सब ऊपर की तरफ भागते हैं लेकिन ब्री की लाश को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि घर में रहना भी सेफ नहीं है। वो तीनों जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। क्ले ने बाइक की चाबी कहीं गिरा दी थी। ट्रेंट शेरिफ की कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है तभी जेसन ब्री की लाश को कार पर फेंक देता है। वो तीनों डर के मारे भागने लगते हैं और यहाँ क्ले और जेना दूसरी तरफ भाग जाते हैं और ट्रेंट दूसरी तरफ भाग जाता है। जल्दी जल्दी में ट्रेंट की गन भी पानी में गिर जाती है और काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती। तब वो आगे बढ़ता है और रोड तक पहुंच जाता है जहाँ उसके लिए एक ट्रक रुक जाता है लेकिन उसे शक था कि कहीं ट्रक के अंदर जेसन तो नहीं है। उसका शक गलत था क्योंकि जेसन उसके पीछे था। वो मैशेटे उसके आर पार करके उसे हवा में लटका देता है और उस ट्रक के पीछे लगी स्पाइक्स में उसे घुसा देता है। ट्रक ड्राइवर ट्रक के साथ उसे भी वहां से ले जाता है। क्ले और जेना भागते हुए फिर से जेसन के घर पहुंच जाते हैं। इस बार उनके अंदर जाने की आवाज विटनी सुन लेती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। क्ले भी उसकी आवाज सुन लेता है। वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। क्ले एक हथौड़े से उसकी हथकड़ियां तोड़ने लगता है। तभी जेसन भी बेसमेंट में पहुंच जाता है। उसके आने से पहले ही क्ले हथकड़ियां तोड़ देता है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। विटनी को वहां ना देखकर जेसन भी गुस्से से भर जाता है और उनका पीछा करता है। क्ले वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। विटनी और क्ले एक एक करके बाहर निकल जाते हैं लेकिन जेना बाहर नहीं निकल पाती। जेसन उसे मार देता है। तब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। वो रास्ता एक पलटी हुई स्कूल बस से बाहर निकलता था। क्ले बाहर निकल जाता है और विटनी को निकालने लगता है। तभी जेसन वहां पहुंच जाता है और क्ले को पकड़कर उसके चेहरे से वो बस के सारे शीशे फोड़ देता है। फिर वो बस के अंदर जाता है। विटनी जल्दी से छुप जाती है और जैसे ही जेसन उसके सामने आता है वो उसे लात मारकर बेसमेंट में गिरा देती है। क्ले उसे बाहर निकाल लेता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो उसी वेयर हाउस पर पहुंचते हैं। क्ले विटनी को छुपा देता है और खुद कोई हथियार ढूंढने लगता है और तभी जेसन उसे फिर से दबोच लेता है। जेसन ग्राइंडर में उसका सर देकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी विटनी बाहर निकलती है और जेसन को उसके नाम से बुलाती है। जेसन एकदम शांत हो जाता है। विटनी उसे उसकी मॉम का लॉकेट दिखाती है और वो क्ले को छोड़ देता है। मौका देखकर क्ले जल्दी से उसकी गर्दन पर एक चेन लपेट देता है और विटनी उस चेन को ग्राइंडर में फेंक देती है। चेन खींचने से जेसन फांसी पर लटक जाता है लेकिन प्लैंक उसका भार नहीं झेल पाता और टूट जाता है। फिर भी ग्राइंडर में चेन फंसी हुई थी जिस वजह से जेसन ग्राइंडर की तरफ खींचता चला जा रहा था। वो बिल्कुल ग्राइंडर के पास पहुंच जाता है लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को रोके रखता है। तब विटनी उसका मैशेटे उसी के अंदर घुसाकर उसे मार देती है। वो उसकी लाश को ले जाकर लेक में फेंक देते हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन 11 फिल्म्स इस बात की गवाह हैं कि जेसन इतनी आसानी से नहीं मरता। वो लेक से निकलकर विटनी को दबोच लेता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये सिर्फ एक रिबूट नहीं है, इसमें कई सारी फ्राइडे द 13th मूवीज का मजा है और अब आप समझ ही गए होंगे कि इससे मेरा क्या मतलब है।
इसे 13 फरवरी 2009 को रिलीज किया गया था और इसे ज्यादातर नेगेटिव रिव्यूज ही मिले थे, लेकिन 19 मिलियन डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने 92.7 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था, जो कि इस फ्रेंचाइज में से फ्रेडी वर्सेस जेसन के बाद सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनाती है। जैसा कि आपको पता ही है कि ये सारे रिबूट्स द टेक्सास चेनसो मैसेकर की सक्सेस देखने के बाद ही बने हैं और वो रिबूट बनाया था प्लैटिनम ड्यून्स कंपनी ने, जिसे माइकल बे चलाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि न्यू लाइन सिनेमा, जिनके पास फ्राइडे द 13th के राइट्स हैं, उसके चेयरमैन टोबी एमरिच खुद माइकल बे के पास गए थे और उन्होंने उनसे कहा था कि उन्हें भी फ्राइडे द 13th को फिर से वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे उन्होंने द टेक्सास चेनसो मैसेकर को स्टार्ट किया है। तब जाके इस फिल्म पे काम शुरू हुआ और सिर्फ यही फिल्म नहीं बल्कि इसके एक साल बाद 2010 में अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट का भी रीमेक आया, जिसे न्यू लाइन सिनेमा ने प्लैटिनम ड्यून से ही बनवाया था, जिसे आप जल्दी ही देखने वाले हो। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, द टेक्सास चेनसो मैसेकर का हॉरर में बहुत ही बड़ा रोल है। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पूरी फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइज में जेसन अब तक 167 लोगों को मार चुका है, जो कि हॉरर हिस्ट्री में किसी भी किलर द्वारा की गई सबसे ज्यादा किल्स हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी फ्राइडे फरवरी 13 को और 2009 में 3 फ्राइडे द 13th थे, फरवरी, मार्च और नवंबर में। ये मूवी स्टार्ट होती है फ्राइडे जून 13, 1980 में और बाद की पूरी स्टोरी बेस्ड है 2009 के किसी 13th फ्राइडे पर। इस मूवी को रीमेक कहा जाता है, लेकिन इसमें फ्राइडे द 13th पार्ट 2 और 3 को कंबाइन किया गया है। साथ ही इसमें अ न्यू बिगनिंग पार्ट 6 और जेसन एक्स के भी रेफरेंसेस हैं और इसी वजह से मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि इस एक मूवी में कई सारी फ्राइडे द 13th मूवीज का मजा है। डायरेक्टर मार्कस निस्पल ने कहा था कि उन्होंने फैंस को वो ही दिखाया है जो वो चाहते थे, लेकिन वो नहीं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस मूवी का टाइटल ओपनिंग सेगमेंट के एंड में दिखाया गया, जो कि पूरे 25 मिनट का था और ये आज तक की किसी भी हॉरर मूवी का सबसे लंबा प्रोलॉग है। और इस मूवी का एक्सटेंडेड कट पूरे 1 घंटे 45 मिनट का है, जो कि हिंदी में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एड्रियन किंग, जो कि ओरिजिनल मूवी की लीड एक्ट्रेस थी, उन्हें इस मूवी में एक कैमियो के लिए अप्रोच किया गया था और वो मान भी गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रोड्यूसर्स ने उन्हें खुद ही मना कर दिया, ये कह करके वो पुरानी फिल्म में से किसी भी एक्टर को कास्ट नहीं करना चाहते। प्रोड्यूसर माइकल बे इस मूवी के प्रीमियर में से उठकर चले गए थे क्योंकि इस मूवी में बहुत ही ज्यादा न्यूड सीन्स हैं। 42.2 मिलियन डॉलर्स के साथ द ग्रज को हराकर ये मूवी आज तक की सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड वाली हॉरर रीमेक बन गई थी, लेकिन ऐसी भी और कोई मूवी नहीं है जो सेकंड वीक में इसके जितना नीचे गिरी हो। विक्टर मिलर, जो कि ओरिजिनल फिल्म के स्क्रीन राइटर हैं और इस पूरी सीरीज के क्रिएटर हैं, उन्होंने कहा था कि इस मूवी की स्क्रिप्ट इस तरह लिखी गई है कि वो रीमेक के बजाय एक सीक्वल लगे, क्योंकि अगर मूवी सीक्वल लगेगी तो प्रोड्यूसर्स को उन्हें कम पैसे देने होंगे और रीमेक यानी कि अगर उन्हीं की स्टोरी पर दोबारा फिल्म बनेगी तो उन्हें ऑब्वियसली ज्यादा पैसे मिलेंगे। मिलर को ये स्क्रिप्ट रीमेक लग रही थी, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया, लेकिन वो केस हार गए क्योंकि उनकी कहानी मूवी के स्टार्ट में कुछ ही मिनट्स में दिखाई गई है, इसलिए उन्हें कम पे किया गया। लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद वो हैरान थे क्योंकि फिल्म को रीमेक के नाम से ही एडवर्टाइज किया जा रहा था। ये फिल्म जेसन की ओरिजिन स्टोरी होने वाली थी, लेकिन बाद में इस आइडिया को इवॉल्व करके इसे पहली 4 फ्राइडे द 13th मूवीज की एक रीइमेजिनिंग बना दिया गया। 1989 के बाद फ्राइडे द 13th सीरीज में ये पहली फिल्म है जिसमें पैरामाउंट पिक्चर्स का नाम जुड़ा है। इस मूवी में जेसन ने बर्लैप सैक और हॉकी मास्क दोनों पहने हैं, जबकि ओरिजिनल फिल्म में ये दोनों ही नहीं थे। बर्लैप सैक जेसन का फर्स्ट फेस मास्क था, जो कि उसने पहना था सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में जाकर उसने अपना आइकॉनिक हॉकी मास्क पहना था। इस मूवी में क्ले और विटनी का लास्ट नेम मिलर है, जो कि रेफरेंस है इस सीरीज के क्रिएटर विक्टर मिलर से। इस मूवी में जेसन के कैरेक्टर को री-एनविजन किया गया है, उसे एक टेरिटोरियल हंटर की तरह दिखाया गया है, जो कि रैंडमली लोगों को नहीं मारता, बल्कि सिर्फ उन्हें मारता है जो कि उसके एरिया में घुसपैठ करते हैं। डायरेक्टर के हिसाब से ये जेसन की बिल्कुल न्यू पर्सनैलिटी है। बाकी फिल्म में जेसन रैंडमली कहीं से भी अपीयर हो जाता था, लेकिन इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि वो अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए ट्रैवल करता था, जिसमें उसने कुछ सिक्योरिटी अलार्म्स भी लगा रखे थे ताकि जब भी कोई घुसपैठ करे उसे पता चल जाए। इस फिल्म में जेसन ने टोटल 13 लोगों को मारा है और ये राइटर्स ने सिर्फ फैन को खुश करने के लिए किया है। डेरेक मियर्स जेसन का रोल करने वाले 8th एक्टर हैं। इनसे पहले स्टीव डैश, वॉरिंगटन जिलेट, रिचर्ड ब्रूकर, टैड वाइट, CJ ग्राहम, कैन किर्जिंगर और केन हॉडर जेसन का रोल कर चुके हैं। केन हॉडर अकेले एक्टर हैं जिन्होंने जेसन का रोल एक से ज्यादा बार किया है। उन्होंने 1988 से 2001 तक टोटल 4 फिल्म में जेसन का रोल किया है। डेरेक मियर्स और केन हॉडर ने एक साथ हैचेट 3 में भी काम किया है, जिसमें केन क्राउली बने थे। और मजे की बात यह है कि हैचेट सीरीज भी फ्राइडे द 13th से ही इंस्पायर है और उसमें 2-2 जेसन प्ले करने वाले एक्टर्स को एक साथ दिखाना उसके डायरेक्टर एडम ग्रीन का आइडिया था, क्योंकि वो खुद भी जेसन के बहुत बड़े फैन हैं। एक्ट्रेस विला फोर्ड, जिन्होंने चेल्सिया का रोल किया है, उन्हें वेक बोर्डिंग सीखने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया था।
इस मूवी में हमें न्यू जर्सी का एरिया दिखाया गया है, जबकि इसे टेक्सास में शूट किया गया है। लेकिन न्यू जर्सी दिखाने का मकसद सिर्फ ओरिजिनल फिल्म को ट्रिब्यूट देना है, क्योंकि उसे न्यू जर्सी में शूट किया गया था। स्काउट टेलर कॉम्पटन ने जाना के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन रोल मिल गया डैनियल पेनाबेकर को। ऐसा ही 2007 में हैलोवीन मूवी के रीबूट में हुआ था। वहाँ डैनियल पेनाबेकर को रिजेक्ट करके लॉरी का रोल स्काउट टेलर कॉम्पटन को दे दिया था। इस मूवी की शूटिंग फ्राइडे जून 13, 2008 को ही खत्म हो गई थी और मूवी रिलीज भी फ्राइडे 13 को ही हुई थी। ये पहली फ्राइडे 13 मूवी है जिसमें CGI वेपन्स का यूज किया गया है, जैसे मशेटे। इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए प्लैटिनम ड्यून्स ने टेक्सास चेनसॉ मैसेकर द बिगिनिंग के डायरेक्टर जॉनथन लीव्समैन को भी अप्रोच करने के बारे में सोचा था, और वो मूवी भी प्लैटिनम ड्यून्स ने ही प्रोड्यूस की थी। लेकिन बाद में उन्होंने मार्कस निस्पल को लिया, जिन्होंने उनकी द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर रीबूट डायरेक्ट की थी। ट्रेविस वैन विंकल, जिन्होंने ट्रेंट का कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स मूवी में भी ट्रेंट का रोल प्ले किया है, जिसे माइकल बे ने ही डायरेक्ट किया था, और उन्होंने कंफर्म किया है कि ये सेम कैरेक्टर है, यानी कि ये मूवी और ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज दोनों एक ही यूनिवर्स में ऑकर करती हैं। 2005 में रूमर्स आए थे कि क्वेंटिन टैरेंटिनो एक फ्राइडे 13 मूवी बना रहे हैं, जिसका नाम है द अल्टीमेट जेसन वूरीज मूवी। कुछ दिनों बाद ही टैरेंटिनो ने इस रूमर को नकार दिया था। जुलियाना गिल्स ने पहली बार किसी मूवी में न्यूड सीन किया है, और उस सीन को शूट करने में पूरे 15 घंटे लगे थे। डैनियल पेनाबेकर इस रीमेक के अलावा द क्रेजिस के रीमेक में भी दिखी हैं। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में चेल्सिया का डेथ सीन अलग था। उसमें वो जेसन को लेक के किनारे खड़ा देखकर डर के मारे पानी में डूब जाती है, लेकिन बाद में इसे बदल दिया। जेना की डेथ भी बाद में होनी थी। ओरिजिनली जेसन उसे तब मारता जब वो उसके बेसमेंट से निकलने के बाद बस में क्ले और विटनी के साथ बैठी होती। बाद में इसे चेंज करके उसे पहले ही मार दिया। जिस सीन में बोट चेल्सिया को हिट करती है, वो पूरा सीन डिजिटली बनाया गया है, क्योंकि उसे शूट करना बहुत ज्यादा रिस्की था। और भी बहुत सारी डेथ CGI से की गई हैं, जैसे नोलन की डेथ, लॉरेंस को जो हैचेट लगती है वो वाला सीन, और ट्रेंट को टो ट्रक में फंसाने वाला सीन। तो ये थे इस मूवी से जुड़े ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब बात करते हैं कि इसके बाद इस सीरीज में अभी तक कोई और मूवी क्यों नहीं आई। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर पूरे 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं जितना हो सके उतने आसान तरीके से आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहली फ्राइडे 13 मूवी को न्यू लाइन सिनेमा और पैरामाउंट पिक्चर्स ने मिलकर रिलीज किया था। पहली मूवी के बाद ओरिजिनली पैरामाउंट के पास इस सीरीज के राइट्स थे। 1989 में फ्राइडे 13 के पार्ट 8 के बाद पैरामाउंट ने इसके राइट न्यू लाइन सिनेमा को बेच दिए, क्योंकि इस सीरीज से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन न्यू लाइन सिनेमा को सारे राइट्स नहीं मिले, उन्हें सिर्फ जेसन और उसकी मॉम का कैरेक्टर मिला। बाकी सारी मूवीज और ओरिजिनल मूवी के रीमेक के राइट्स पैरामाउंट के पास ही थे। न्यू लाइन सिनेमा ने 1993 में जेसन गोज टू हेल रिलीज की, फिर 2001 में जेसन एक्स और 2003 में फ्रेडी वर्सेस जेसन। जब न्यू लाइन सिनेमा ने प्लैटिनम ड्यूज को एक न्यू मूवी बनाने के लिए कहा, तब प्लैटिनम ड्यूज ने कहा कि उन्हें फिल्म बनाने के लिए पूरी फ्रीडम चाहिए। तब एक लीगल डिस्प्यूट के बाद दोनों कंपनीज ने मिलकर इस मूवी को को प्रोड्यूस किया। न्यू लाइन सिनेमा ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था नॉर्थ अमेरिका में, और बाकी सब जगह इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट ने, जबकि ओरिजिनल मूवी को नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट ने और बाकी सब जगह किया था न्यू लाइन सिनेमा ने। इस मूवी के बाद नेक्स्ट पार्ट को लेकर स्टूडियो ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। एक सीक्वल की खबर आई थी, लेकिन बाद में उसे ऑफिशियली नकार दिया गया। कई साल बाद उन्होंने अनाउंस किया कि एक न्यू फ्राइडे 13 मूवी 13 अक्टूबर 2017 को रिलीज होगी, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि वो उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। अब सारा डिस्प्यूट इस फिल्म के राइट्स को लेकर है। न्यू लाइन सिनेमा के हाथ से इस मूवी के राइट्स जाने वाले हैं और पैरामाउंट फिर से राइट्स का हकदार बन जाएगा, इसलिए दोनों ही स्टूडियो कोई मूवी नहीं बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर विक्टर मिलर ने भी कोर्ट केस फाइल किया हुआ है। वो अपनी फ्रेंचाइज के राइट्स इन स्टूडियो से वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो ही असली क्रिएटर हैं। तो यहाँ सारा मामला अटका हुआ है और यहाँ पर आकर ये फ्रेंचाइज अटक चुकी है। न्यू फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तभी दूसरा ओनर टांग अड़ा देता है, लेकिन अभी भी पूरे चांसेस हैं कि न्यू लाइन सिनेमा कोई न्यू मूवी अनाउंस कर दे, जो कि हमें जल्दी ही देखने को भी मिल जाएगी, क्योंकि राइट्स जाने से पहले वो भी पूरा प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको किसी ने कभी भी नहीं बताई होगी। तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, और इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही वो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिस किसी को भी इस मूवी का एक्सटेंडेड कट देखना है हिंदी में, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकता है, लिंक नीचे मिल जाएगा। और मूवी कैसे डाउनलोड करनी है इसका ट्यूटोरियल वीडियो भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।